जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन 2022 के लिए जैक बोर्ड द्वारा जारी किए गए साइंस के मॉडल पेपर सेट 1 के सेक्शन सी के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले भी मैंने टर्म 2 के लिए कुछ वीडियोस बना रखा है। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। टर्म 2 का एक अलग प्लेलिस्ट होगा, उसको क्लिक कीजिए और सारे वीडियोस को देखिए जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सेक्शन सी के सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में कि श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करना है। श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन मतलब होता है कि यदि प्रतिरोधकों को, चाहे 2 प्रतिरोधक है या 3 प्रतिरोधक है या 4 प्रतिरोधक, अगर प्रतिरोधकों को एक सिरा से दूसरे सिरा को मिलाकर सीधे जोड़ दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर? तो वही चीज हम लोग लिख देंगे कि यदि अनेक प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरे सिरे मिलाकर संयोजित किया जाए तो उस संयोजन को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर? अब आगे क्या कहता है, एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 हैं को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। बोल रहा है कि एक विद्युत परिपथ है, उसमें R1, R2 और R3 3 प्रतिरोधक हैं, उनको जोड़ा गया है किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलता है कि विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। यानी जो विद्युत परिपथ में ये जो जोड़ा गया है R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में, तो उसके लिए तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तुल्य प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध वहां पे उसका निकालिए, उसके लिए फॉर्मूला निकालिए। क्लियर? तो चलिए उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक विद्युत परिपथ बनाते हैं। तो बनेगा कैसे? 3 प्रतिरोधक जोड़े गए हैं किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। चलिए जोड़िए। यहाँ पे एक ये वाला है, मान चलिए, ठीक, R1, और एक इसको ले लीजिए, मान चलिए ये R2, और एक इसको ले लीजिए, ये R3। ये हो गया R1, R2 और R3। इसको श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ दिए हैं। ठीक है। अब इसके लिए परिपथ के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ हम लोग एक जोड़ते हैं, क्या चीज? बैटरी जोड़ देते हैं, सेल जोड़ देते हैं। ठीक है, ये सेल जोड़ दिए हैं, प्लस माइनस, ये क्या हो गया? बैटरी है, सेल है। ठीक है, ये आपका R1, R2, R3 हो गया सेल। अब यहाँ पे एक कुंजी जोड़ दीजिए, कुंजी मतलब प्लग जोड़ दीजिए, प्लग। ठीक है, कुंजी। उसके बाद ये इस तरह से हो गया क्या चीज? विद्युत परिपथ। अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ से तो करंट निकलेगा, धारा निकलेगा, विद्युत धारा। यहाँ से I निकलेगा, इस तरह से I यहाँ से निकलेगा, इधर जाएगा I, और I इधर से होते हुए पूरा इधर होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा? फिर I इधर आ जाएगा। ठीक है। तो ये धारा श्रेणी क्रम में विद्युत धारा क्या होता है ना, सभी प्रतिरोधक से एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होता है। विद्युत धारा I ही प्रवाहित होगा, उससे बदलता नहीं है। क्लियर? धारा को मापने के लिए एमीटर को जोड़ा जाता है। और किस क्रम में जोड़ा जाता है आप लोग को बताए थे हम सेट 1 का पार्ट 1 वाला वीडियो में कि एमीटर को किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ देखिए, इसके साथ श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ दिए। ठीक है, इधर माइनस बैठेगा एमीटर में, इधर प्लस बैठेगा। क्लियर? उसके बाद ये तो पता चल गया कि श्रेणी क्रम संयोजन में एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, और जो धारा जो होता है ना, विद्युत धारा, वो तीनों प्रतिरोधक से एक समान प्रवाहित होता है, I ही प्रवाहित होगा। क्लियर? अब उसके बाद आइए कि इसके लिए वोल्टमीटर एक बिठाना होगा ताकि विभवांतर नापा जाए। तो वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो आप लोगों को पता होगा, इसको पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। इस तरह से पार्श्व क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी जोड़ देंगे, भी मतलब वोल्टमीटर, प्लस और माइनस, इसको इधर बैठाइएगा, प्लस इधर माइनस। ये विभवांतर क्या नापेगा? वोल्टमीटर क्या मापेगा? तो इसका कुल विभवांतर मापेगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर जो होता है ना, सभी प्रतिरोधक का अलग अलग होता है। ठीक है, इसका अपना होगा, इसका अलग होगा। इसका अगर विभवांतर निकालिएगा, इसका विभवांतर, तो इसके लिए यहां से निकलेगा V1। ठीक है, क्या चीज? V1। और इसके लिए मान चलिए हम लोग ले लेते हैं V2, और इसके लिए ले लेते हैं क्या चीज? V3। क्लियर? यानी श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर जो होता है ना, वो प्रत्येक प्रतिरोधक का अलग अलग होता है। क्लियर? अब आगे देखिए इसे प्रूफ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे कि माना कि 3 प्रतिरोधक कौन कौन? R1, R2 तथा R3। R1, R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम में
संयोजित किया गया है, संयोजित किया गया है। हालांकि ये तो क्वेश्चन में लिख दिया है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में नहीं लिखता है, कभी कभी डायरेक्ट दे देगा, तो ये R1 R2 नहीं, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। अब आगे देखिए, आगे आप क्या यहाँ पे देखें कि चूंकि श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोगों ने देखा क्या चीज कि प्रत्येक प्रतिरोधक से एक समान धारा प्रवाहित होता है कि नहीं। तो प्रत्येक प्रतिरोधक से एक समान धारा, यानी I, जिसको हम लोग नाम दिए हैं यहाँ पे, क्लियर, I। ऐसे भी धारा को I से ही लिखा जाता है। I प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती या हो रही है, होती है लिख दीजिए, होती है। परंतु प्रत्येक प्रतिरोधक का विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोधक का विभवांतर क्या होता है? असमान होता है, अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होते हैं लिख देते हैं, भिन्न भिन्न होता है, क्लियर। यानी प्रत्येक प्रतिरोधक का विभवांतर जो होता है वो अलग अलग होता है। अब अलग अलग होता है तो इसका कुल विभवांतर कितना होगा? तो कुल विभवांतर कितना होगा? तो इसीलिए लिखेंगे कुल विभवांतर, यानी V बराबर क्या होगा? तो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ये हमारा समीकरण क्या हो गया? 1 हो गया। अब आगे क्या लिखेंगे कि अब ओम के नियम से चलते हैं, ओम के नियम से। तो ओम के नियम से कौन सा फॉर्मूला निकलता है? तो V बराबर IR निकलता है। तो V बराबर IR होता है, तो अगर V बराबर IR होगा तो V1 बराबर क्या होगा सो बताइए। तो V1 बराबर क्या होगा भाई? तो I, क्योंकि श्रेणी क्रम में तो I ही है सब में, और R, तो R अगर V1 निकल रहा है तो किसका निकल रहा है? तो R1 का, तो R1 लिख दिए। अब उसके बाद V2, तो V2 में I तो I ही रहेगा, और V2 किसका निकल रहा है भाई? तो R2 का। उसके बाद V3 ले लेते हैं, तो V3 में I तो I ही रहेगा, लेकिन R क्या रहेगा? 3 रहेगा, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ लिख सकते हैं कि अब कहाँ से? तो अब जब V निकल गया, V1 निकल गया, V2 निकल गया, V3 निकल गया, तो अब यहाँ पे आ जाइए पुनः। अब समीकरण कहाँ पे? 1 में। अब समीकरण 1 से, क्लियर। तो क्या है समीकरण 1 में भाई? तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 है। तो यहाँ पे आप अब वैल्यू पुट कर दीजिए, कहाँ से? यहाँ से, क्लियर। तो V बराबर क्या है? IR है। अब V1 क्या है? तो IR1 है। V2 क्या है? तो IR2 है, प्लस V3 क्या है? तो IR3 है, क्लियर। अब उसके बाद आगे देखिए स्टेप कैसे बढ़ता है। तो यहाँ तो IR है, IR कुछ होगा नहीं, यहाँ सब में I है, तो यहाँ पे I को क्या कर सकते हैं? कॉमन निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इस तरह से यहाँ देखिए तो I क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आया कितना? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकला, इसलिए इसको S से लिख दीजिए, ठीक है, कि भाई ये श्रेणी क्रम वाला है, क्लियर, सीरीज वाला है। तो इसे RS लिख दिए, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्या कहता है कि प्रतिरोधकों R1 R2 तथा R3 के मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम है। कितना कितना दिया भाई? सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हल में। क्या दिया है? दिया है क्या चीज? R1 बराबर कितना है? 5 ओम, R2 बराबर 10 ओम और R3 बराबर कितना है? 30 ओम, क्लियर। अब बोलता है कि तथा इन्हें 12 वोल्ट बैटरी के साथ संयोजन किया गया है, यानी 12 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ा गया। अब कैसे जोड़ा गया है नहीं लिखा है, श्रेणी क्रम में कि पार्श्व क्रम में, लेकिन यहाँ फिगर बना दिया है और यहाँ साफ पता चल रहा है कि ये पार्श्व क्रम में संयोजित किया गया है, क्लियर। 12 वोल्ट बैटरी के साथ, 12 वोल्ट बैटरी के साथ, तो यहाँ विभवांतर V बराबर क्या लिखेंगे? 12 वोल्ट, ये दिया हुआ है, क्लियर। अब आगे निकालने क्या क्या बोलता है, तो ए में क्या बोला है? ए नंबर में परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो अब पार्श्व क्रम में आप क्या पढ़े हैं? पार्श्व क्रम में कुल प्रतिरोध बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो 1/RP,
बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही फॉर्मूला ना होता है पार्श्व क्रम में कुल प्रतिरोध बराबर। तो अब यहाँ से आप निकालिए 1/Rp बराबर आपका निकलेगा 1/R1 कितना है दिया हुआ है 5, अब प्लस है तो प्लस, अब 1, फिर R2 कितना है, R2 आपका 10 है, प्लस 1 है तो 1, R3 कितना है आपका, R3 30। अब इसके बाद आगे देखिए क्या होगा 1/Rp बराबर यहाँ पे क्या आ गया भिन्न का जोड़। अब भिन्न का जोड़ में क्या करते हैं तो नीचे वाले संख्या का क्या निकालते हैं लसा निकालते हैं, 5, 10 और 30 का लसा। तो लसा का एक सिस्टम जानिएगा, शॉर्ट ट्रिक एक क्या है कि अगर जो बड़ी संख्या है जो यहाँ 30 है बड़ी संख्या, वो अगर बाकी संख्या यानी 5 और 10 के पहाड़ा में अगर आ जाएगा तो वही 30 जो बड़ी संख्या है ना वही क्या हो जाएगी लसा हो जाएगा इसका। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए तो आता है 5 के पहाड़ा में 30 आ गया, 6 के पहाड़ा में भी 30 आता है, यानी लसा कितना हो जाएगा 30। क्लियर। 30 लसा हो गया इसका। अब उसके बाद जो लसा निकलेगा उसका क्या करते हैं भिन्न का जोड़ घटाव का नियम होता है कि जो लसा निकला है उसको क्या कीजिए इस संख्या जो दिया हुआ है उसके नीचे वाला से काटिए, यानी 30 जो है उसको काटिए किससे 5 से। तो कई बार में कटेगा 5 6 का 30, 6 बार में। अब यही 6 को क्या कीजिए ऊपर से क्या करिए गुना, तो 6 एका 6 गुना हो गया। अब यहाँ प्लस है तो प्लस। क्लियर। अब उसके बाद आगे जो काम यहाँ किए वही काम यहाँ कीजिए। अब 30 को काटेंगे कैसे 10 से काटेंगे, 30 को काटिए कितना से 10 से, तो आपका 10 तिया 30 कितना बार में कटा 3 बार में कटा। अब यही 3 जो है वो 3 को क्या करेंगे ऊपर से गुना कर देंगे, तो 3 एका 3 आ गया। अब प्लस है तो प्लस। अब ये 30 को फिर कैसे काटेंगे आपकी 30 से, नीचे वाला से काटते हैं तो 30 क्या हो जाएगा 30 ऊपर 30 नीचे कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब वही 1 को क्या करेंगे ऊपर से गुना, तो 1 एका 1 इस तरह से आ गया। अब इसको आगे अगर हम बढ़ा देते हैं तो कितना आ जाता है 6 और 3 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10/30। क्लियर। अब ये तो निकला है भैया 1/Rp निकला है ना, हमको तो चाहिए Rp तब ना कुल प्रतिरोध निकलेगा। तो Rp कैसे निकलेगा तो इसको पलट दीजिए, Rp चल जाएगा ऊपर और ये 1 आ जाएगा नीचे, और नीचे 1 लिखाता ही नहीं है। अब बराबर, अब इसको पलट दीजिए आप, तो 30 चल जाएगा ऊपर और 10 आ जाएगा नीचे। अब इसको काटिए, ये कटेगा कि नहीं कटेगा तो कटेगा कैसे, तो 10 एका 10, 10 तिया 30 डायरेक्ट, तो आ गया कितना 3 और नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, यानी तुल्य प्रतिरोध कितना है, कुल प्रतिरोध कितना है इसका 3 ओम। क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब आगे देखिए बी नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा ज्ञात करना है, यानी इस परिपथ में प्रवाहित कुल धारा को ज्ञात करना है। तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि पार्श्व क्रम संयोजन में क्या होता है ना कि प्रत्येक प्रतिरोध से जितना भी प्रतिरोध है उससे जो विद्युत धारा जाता है ना वो अलग अलग जाता है, विद्युत धारा अलग अलग होता है और विभवांतर सबका एक होता है पार्श्व क्रम में। यानी यहाँ से जब ये बैटरी से जब निकलेगा विद्युत धारा I तो यहाँ पे जाके बट जाएगा, इसका हो जाएगा I1 और इसका हो जाएगा I2 और इसका हो जाएगा क्या चीज I3। क्लियर। लेकिन भी जो होगा ना वो सबका भी सेम होगा। अगर इसका विभवांतर निकालेंगे तो सबका R1 का भी R2 का भी और R3 का भी। क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग लिखिए, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब पार्श्व क्रम में यहाँ लिख देंगे कि पार्श्व क्रम में क्या होगा V बराबर 12 वोल्ट, तो भैया दिया हुआ है ये है, और सबका भी ही होगा 12 वोल्ट ही होगा प्रत्येक, ये क्या बोलते हैं प्रत्येक प्रतिरोधक का, यानी टोटल भी बोले तो भी कितना आएगा 12 वोल्ट होगा, टोटल विभवांतर भी बोले तो। और I कितना होगा तो I होगा कितना, तो सबको जोड़ना होगा पार्श्व क्रम में। I बराबर कितना तो I1 प्लस I2 प्लस I3, क्या है कि विद्युत धारा अलग अलग होता है पार्श्व क्रम में। अब आराम से यहाँ निकालिए, फॉर्मूला बैठाइए, तो I1 बराबर क्या होगा तो I1 क्या हो जाएगा, तो I का फॉर्मूला क्या होता है भैया, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ओम का नियम वाला क्या होता है, तो V बराबर IR, यानी I बराबर क्या होगा I बराबर V और R कहाँ जाएगा नीचे, यानी I बराबर क्या हो जाता है V/R हो जाता है। क्लियर, V/R। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसी में पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट कीजिए, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, तो I बराबर V/R होता है, तो V/R बैठाइए, और ये है I1, तो 1 का V तो V रहेगा क्योंकि पार्श्व क्रम में V सबका एक समान होता है। क्लियर। I1 है इसलिए ये क्या हो गया R1 प्लस I2 क्या हो जाएगा V तो V होगा, और नीचे क्या हो जाएगा
R में क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ V बटा R, तो V रहेगा, सबका सेम रहता है, और R ये किसका हो गया, 3। अगर V को कॉमन निकालते हैं तो V कॉमन निकाल दीजिए, बचेगा क्या चाहिए यहाँ पे, V तीनों में एक ही था, V निकल गया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, V निकल गया तो 1 लिख देंगे, कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे 1, और नीचे क्या चाहिए R1, प्लस यहाँ V निकल गया तो 1 बटा R2, प्लस यहाँ से भी V निकल गया तो 1 बटा R3। अब इसके बाद आगे देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ V अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो V कितना है 12, अब यहाँ तो ब्रैकेट है तो 1/R1 कितना दिया हुआ है भाई, तो R1 है आपका 5, ठीक है, प्लस 1/R2 कितना है 10, प्लस 1/R3 कितना था 30। इधर आगे बढ़ाते हैं तो 12, अब यहाँ पे कुछ नहीं, क्या गुना है, खैर गुना भी देना जरूरत नहीं, अंदर रहने दीजिए। अब इसके बाद ये भिन्न का जोड़ बन गया, फिर तो वही वाला भिन्न का जोड़ आयल है जो यहाँ पे हम लोग बनाए थे, वही वाला सेम 10/30 यहाँ भी आएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा स्टेप में बना दीजिए, इसको भी उसी तरह। क्या चीज़, 5, 10 और 30 का लसा कितना निकलेगा, 5, 10 और 30 का लसा कितना निकलेगा, 30 निकलेगा, क्लियर। और उसके बाद 30 को काटिए किससे, 5 से, तो 30 को काटेंगे 5 से कितना आएगा, 6 आएगा, 6 × 30, और 6 को गुना कीजिए ऊपर से, 6 का 6, फिर प्लस, अब फिर 30 को काटिए किससे, 10 से, 30 को काटिए 10 से, तो 10 × 30, 3 आया, अब 3 को गुना कीजिए 1 से, तो 3 × 3, प्लस अब फिर क्या करेंगे, तो 30 को 30 से काटेंगे अभी, तो 30 को 30 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 30 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 × 1, तो ये तो खैर पीछे ही था यहाँ पे, तो 12 गुने यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 6 और 3 9, 9 और 1 10 बटा क्या चीज 30, यहाँ पे गुना है छुपा हुआ ना, तो यहाँ गुना लिख दिए। अब उसके बाद इसको क्या कीजिए, तो 0 0 क्या हो गया, कट गया। अब उसके बाद 3 × 1 3 और 3 × 4 12, तो इस तरह से आ गया कितना 4, 4 × 4। अब ये निकला क्या है भैया, तो I निकला, I मतलब विद्युत धारा निकला हुआ है, तो विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है, एम्पियर, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब आगे C नंबर में क्या कहता है कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा परिकलित करें, प्रत्येक प्रतिरोध से यानी R1 से, R2 से और R3 से भी प्रत्येक का अलग अलग करके निकालना है धारा, ठीक है। तो अलग अलग करके R1 का धारा क्या है I1, तो R2 का क्या है I2 और R3 का I3, तो इस तरह से उसको निकालेंगे C नंबर में। अलग अलग करके चलिए निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे I1 बराबर, तो I बराबर अभी जस्ट पीछे यहाँ फार्मूला देखे थे, I बराबर क्या आया था V बटा R, तो I1 है इसीलिए V बटा क्या होगा R1 हो जाएगा। तो V कितना है भैया 12 और R1 कितना है, R1 यहाँ पे 5 है, क्लियर। अब इसको काटिए, 5 × 1 = 5 और इसको भी 5 से न काटेंगे, तो 5 से डायरेक्ट काट दीजिए, 5 × 1 = 5 और ये 5 दूनी 10, क्या बचा 2 बचा, तो आगे कुछ है नहीं, तो पॉइंट बैठाएंगे तो ये कितना बन जाएगा 20, तो 5 × 20, तो इस तरह से आया 2.4 एम्पियर, ठीक है, क्योंकि धारा निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा एम्पियर। ये हमारा क्या हुआ आंसर, ये एगो का हुआ R1 का धारा हुआ। अब R2 का धारा निकालिए, तो R2 का धारा I2 निकलेगा, तो I2 बराबर यही फॉर्मूला V बटा R केवल क्या हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा, क्लियर। तो V कितना है 12 और R2 कितना है भाई, तो 10 है। अब इसको काटिए 10 के पढ़ा, तो 10 × 1 = 10 और 10 इसको काटिए 10 × 1 = 10, कितना बचा 11 12 2 बचा ना। अब कुछ है नहीं है, तो यहाँ पॉइंट बैठेगा तो यहाँ क्या बनेगा 20, तो 10 दूना 20, तो इस तरह से इसका आ गया 1.2 एम्पियर, क्या हो गया आंसर। अब इसी तरह I3 क्या हो जाएगा, तो I3 V बटा R केवल 3 हो जाएगा, तो V कितना है, V तो 12 ही है, और उसके बाद R3 कितना है, R3 आपका 30 है, क्लियर। उसके बाद अब इसको काटिए, तो काटिएगा कैसे, तो 12 और 30 किसका पहाड़ा में आएगा, तो 6 के पहाड़ा में आएगा, 6 दूनी 12 और 6 × 5 = 30, क्लियर। अब उसके बाद बटन तो रहने नहीं देना है, इसको पूरे काट देना है एकदम दशमलव में लाके, तो 5 से काटिए, 5 × 1 = 5। अब 5 के पहाड़ा में 2 आएगा, नहीं आएगा, तो कैसे क्या करना होगा इसको, तो सबसे पहले यहाँ 0 पॉइंट बैठाना होगा, 0 पॉइंट बैठाएंगे तो ये 2 क्या बन जाएगा आपका 20 बन जाएगा। अब 5 के पहाड़ा हम काट रहे थे ना, तो 5 के पहाड़ा में 20 आएगा, 4 बार में 5 × 20, तो इस तरह से ये क्या हो गया कट गया, आ गया 0.4 एम्पियर, क्या हो गया आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि धातु एवं अधातु में रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अंतर लिखें, यानी धातु और अधातु में अंतर लिखना है, वो भी रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे धातु का और दूसरा कॉलम बनाएंगे अधातु का। और सबसे पहला अंतर क्या लिखना है कि धातु जो होता है भाई, कि धातु में विद्युत का प्रवाह होता है, यानी उसमें करंट चलता है और उष्मा का भी प्रवाह होता है,
यानी उसमें गर्मी का भी प्रवाह होता है। धातु में अगर एक साइड गर्म करेंगे धातु को तो दूसरा साइड भी गर्म हो जाएगा, यानी वो ऊष्मा का भी क्या है, सुचालक है। तो पहला पॉइंट हो गया कि धातु जो होता है वो क्या होता है, विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। लेकिन अधातु में ऐसा गुण होता है क्या, नहीं। अधातु में करंट चलेगा, नहीं। अधातु को अगर एक साइड गर्म करेंगे दूसरा हिस्सा गर्म होगा, नहीं होगा। यानी कि अधातु विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाते हैं, सेकेंड पॉइंट बनाएंगे। सेकेंड क्या डिफरेंस है भाई, तो दूसरा अंतर यह है कि धातुएं जो होते हैं ना वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाते हैं, और वो धातु का ऑक्साइड जो होता है उसका प्रकृति क्षारकीय होता है। क्लियर। जबकि अधातु जो होता है ना वो अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वो अधातु का ऑक्साइड बनाता है। धातु धातु का ऑक्साइड बनाएगा और अधातु अधातु का ऑक्साइड। और इसका प्रकृति कैसा होगा, तो इसका प्रकृति सामान्यतः अम्लीय या तो क्षारकीय होता है, सॉरी उदासीन होता है। क्लियर। अम्लीय या तो उदासीन होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। दूसरा यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं जिनकी प्रकृति क्षारकीय होते हैं, और इधर क्या चीज कि ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाते हैं जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है या तो उदासीन होती है। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट की ओर ध्यान दीजिए। थर्ड पॉइंट में क्या है कि धातु जो होता है ना, जितना भी धातु होता है वो धनायन होता है, यानी उसमें प्लस आवेश होता है, धन आवेश। ठीक है, धनायन होता है। आप देखे होंगे जितना भी सोडियम होता है तो सोडियम का संयोजकता कितना होता है, +1। तो प्लस आयन है कि नहीं, धनायन। जितना भी देखिएगा मैग्नीशियम का तो +2 होता है संयोजकता, तो +2 यानी इसमें प्लस आयन। तो सोडियम मैग्नीशियम जितना भी है, सोडियम मैग्नीशियम या सोना चांदी जो भी है सब में प्लस आयन होता है। तो धातुओं में धनायन होता है, ठीक है, और अधातुओं में ऋणायन होता है। क्लियर। तो देखिए वही चीज लिखिए कि ये धनायन होते हैं और ये कैसे होते हैं, ऋणायन होते हैं। अब उसके बाद आगे देखिए, अब आगे अगला पॉइंट में क्या लिखिएगा, समझने वाली चीज है। धातुएं कैसी होती है, धन आयन, यानी उसमें प्लस आयन होता है। अब प्लस आयन होता है तो प्लस होता है मतलब ये इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। तो अगला पॉइंट में लिख लीजिएगा क्या चीज, धातुएं क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, क्योंकि इसके पास प्लस आयन होता है। प्लस है भैया मेरे पास तो हम दे देंगे, है कि नहीं। और अधातु क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, क्योंकि इसके पास माइनस है, माइनस में है, बेचारा कर्जा में चल रहा है, तो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन को ये क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया। अब अगला क्या है, लास्ट में 5 नंबर में लिख लीजिएगा कि ये जो धातुएं हैं ना वो इलेक्ट्रॉन को पुनः स्थापित कर सकते हैं, लेकिन अधातुएं पुनः स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से धातु और अधातु का अंतर जो था वो खत्म हुआ। लास्ट में हम लोग एक पॉइंट और बना सकते हैं उदाहरण देकर, कि धातु का उदाहरण सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोना, चांदी और भी कुछ, कॉपर, तोपर सब लिख दीजिए इत्यादि। अब अधातु का भी कुछ उदाहरण दे देते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन जो भी है, ठीक है, इत्यादि करके। तो इस तरह से धातु और अधातु का अंतर खत्म हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहता है कि पोषी स्तर क्या है। पहले इसका जवाब दे लीजिए, पोषी स्तर क्या है। तो आहार श्रृंखला के प्रत्येक कड़ी या तो चरण को क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। ठीक है, तो वही लिख दीजिए कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण को पोषी स्तर कहते हैं। मतलब क्या हुआ भाई कि ये जो आहार श्रृंखला हम यहाँ बनाए हैं ना, तो इसके प्रत्येक कड़ी को, ये हरे पौधे ये क्या कहलाया, एक पोषी स्तर है। बकरी ये दूसरा का पोषी स्तर है। भेड़िया ये तीसरा का पोषी स्तर है। और ये बाघ ये चौथा पोषी स्तर है। क्लियर। तो पोषी स्तर का परिभाषा तो लिख दिए। आगे क्या बोलता है कि एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। अच्छा, तो यहाँ लिखेंगे कि एक आहार श्रृंखला का उदाहरण, कुछ भी दे सकते हैं आहार श्रृंखला का उदाहरण। हम लोग ये वाला दे दिए हैं कि हरे पौधे को खाता है कौन, बकरी, और उस बकरी को कौन खाएगा, भेड़िया, और उस भेड़िए को कौन खाएगा, बाघ। तो ये एक आहार श्रृंखला का उदाहरण हो गया। अब आगे बोलता है कि तथा विभिन्न पोषी स्तर को बताइए। तो यहाँ विभिन्न पोषी स्तर को बताइए कि यहाँ कौन पोषी स्तर, पहला पोषी स्तर है, इसको क्या कहते हैं, दूसरा पोषी स्तर, तीसरा और चौथा पोषी स्तर। इसमें कितने पोषी स्तर हैं, 4 हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। क्या लिखेंगे, पहला पोषी स्तर, पहला में कौन है भाई, यहाँ पे हम लिए हरे पौधे, जिसको क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। क्लियर, ये उत्पादक है। इसके बारे में लिख देंगे कि हरे पौधे यानी उत्पादक, ये क्या होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन खुद बनाते हैं।
किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। ये जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, सिर्फ प्रकाश संश्लेषण करके और ऊर्जा यानी भोजन बना लेते हैं, अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, अपना ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, तथा विषम पोषियों को आहार प्रदान करते हैं, है कि नहीं। विषम पोषियों को क्या प्रदान, और बाकी जितना भी जीव जंतु है सबको क्या करते हैं, आहार प्रदान करते हैं। कौन, हरे पौधे यानी उत्पादक। दूसरा नंबर में हम समझाएंगे, दूसरा पोषी स्तर के बारे में समझाएंगे। दूसरा पोषी स्तर क्या है भाई, बकरी हम लिए हैं, जो क्या है, प्रथम उपभोक्ता है। उपभोक्ता 1 हम लिख दिए, प्रथम उपभोक्ता। इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, यहाँ बकरी लिए हैं तो बकरी के बारे में लिखेंगे थोड़ा सा कि यह शाकाहारी है, हो सके यह सर्वाहारी भी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो ये बकरी लेकिन लिखे तो यह शाकाहारी है, आप समझा दीजिए इसको कि यह शाकाहारी है जो उत्पादकों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी पेड़ पौधों से सिर्फ ऊर्जा प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, आहार प्राप्त करते हैं, जो लिखना है। तथा मांसाहारियों या तो सर्वाहारियों को क्या करते हैं, भोजन प्रदान करते हैं, आहार प्रदान करते हैं। क्लियर। उसके बाद आया भेड़िया, ये उपभोक्ता 3 है, यानी उपभोक्ता 2 है, सॉरी उपभोक्ता 2 यानी द्वितीय उपभोक्ता है। क्लियर। यह द्वितीय उपभोक्ता, इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, यह छोटा मांसाहारी है। भेड़िया आप लोग जानते हैं कि ये छोटा मांसाहारी हुआ, तो ये छोटा मांसाहारी है जो क्या करता है, शाकाहारियों को, शाकाहारी जीवों को अपना आहार बनाता है, यानी वहीं से ऊर्जा प्राप्त करता है, और बड़े मांसाहारियों को क्या प्रदान करता है, आहार प्रदान करता है। क्लियर। यानी बाघ वगैरह, शेर वगैरह को क्या प्रदान करता है, आहार प्रदान करता है। अब आया सबसे लास्ट चौथा पोषी स्तर। चौथा पोषी स्तर में हम लोग बाघ लिए हैं। बाघ, इसके बारे में लिखेंगे, बाघ क्या है, ये तृतीय उपभोक्ता है। यहाँ पे ये तृतीय उपभोक्ता है। पहला उपभोक्ता बकरी को लिए थे, दूसरा उपभोक्ता भेड़िया और तीसरा उपभोक्ता बाघ, ठीक है। इसके बारे में लिखेंगे, यह तृतीय उपभोक्ता है, यह एक बड़ा मांसाहारी जीव है ना, जो छोटे मांसाहारी जीवों या तो शाकाहारी जीवों से भोजन प्राप्त करता है, यानी ऊर्जा, अपना आहार प्राप्त करता है। क्लियर। और ये तो अंतिम है, यह इस आहार श्रृंखला का सबसे अंतिम उपभोक्ता है। सेट 1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें ए और बी 2 क्वेश्चन दिया गया है। ए में क्या बोलता है कि प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं, तो प्रभावी लक्षण क्या है भाई, तो माता पिता के वे अनुवांशिक लक्षण जो संतान में दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। उदाहरण भी आप एक लिख लीजिएगा कि जैसे मान चलिए कि भूरी आंखें वाली माँ है और काले आंखें वाले पिताजी हैं। अब संतान जो हुआ उनकी आंखें अगर भूरी हो तो भूरी आंखें जो है, माँ की भूरी आंखें, वो कैसा लक्षण हो गया, वो प्रभावी लक्षण हो गया। क्लियर। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। क्या चाहिए, एक आंसर कि माता पिता के वे आनुवांशिक लक्षण जो संतान में दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख लीजिएगा कि भूरी आंखें वाली माँ एवं काली आंखें वाले पिताजी के पुत्र की आंखें भूरी हो, तो यहाँ पर माँ की भूरी आंखें कैसी, मतलब कैसा लक्षण है, तो प्रभावी लक्षण है। क्लियर। तो इस तरह से इसको लिखिएगा। अब आगे देता है बी नंबर में, क्या बोलता है कि मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चलता है कि लक्षण प्रभावी है, प्रभावी या अप्रभावी होते हैं। तो अब मेंडल के प्रयोग को समझना होगा। तो लिखिएगा क्या चाहिए कि मेंडल ने आनुवांशिकता के नियम को समझने के लिए एक प्रयोग किया, और उस प्रयोग के लिए उन्होंने विभिन्न लक्षण वाले मटर के पौधे को चुना था। जैसे कि उन्होंने क्या किया था, लंबे पौधे को लिया था, एक साइड लंबे पौधे को ले लिया जिसका ट्रेट हम लोग लिख देते हैं बड़ा टी, ठीक है, लंबे पौधे, और एक तरफ लिया बौने पौधे को जिसके लिए ट्रेट लिखे छोटा टी। ये सब समयुग्मजी है, ये भी समयुग्मजी है, एक ही है इसलिए समयुग्मजी, टी बड़ा टी, और इसमें भी छोटा टी है, ये भी समयुग्मजी है। तो ये लंबे पौधे और बौने पौधों के बीच उन्होंने क्या कराया, संकरण कराया। तो संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ, प्रथम संतति पीढ़ी में हुआ क्या कि ट्रेट क्या बना, तो बड़ा टी और छोटा टी, और ये है लंबे पौधे का ही है। हालांकि ये विषम युग्मजी है, लेकिन इसमें पौधे थे, सो कैसे थे, लंबे पौधे थे। अब यहाँ क्या प्रमाण निकलता है कि उन्होंने जब लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच संकरण कराया तो जो पहला पीढ़ी में जो संतान हुए, जितने भी संतति पौधे हुए, वे सभी लंबे थे, यानी कि लंबा पौधा जो था वो प्रभावी लक्षण हो गया और बौना पौधा जो था वो अप्रभावी लक्षण हो गया। इसी चीज को आप लिख दीजिएगा। क्लियर। वही चीज को हम लिखेंगे, मेंडल ने अपने प्रयोग में विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने लंबे पौधे बड़ा टी लिखिएगा तथा बौने पौधे छोटा टी का संकरण कराया। तो इससे उत्पन्न जो संतान थे, संतति पौधे थे प्रथम पीढ़ी में,
कोई भी पौधे बौने नहीं थे, बल्कि सभी के सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे। अर्थात इसमें केवल लंबे पौधे का लक्षण ही परिलक्षित हुआ, जबकि बौने पौधे का लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। इससे स्पष्ट पता चलता है कि लक्षण जो होते हैं वो प्रभावी या अप्रभावी होते हैं। इस तरह से आंसर लिखिए, 5 अंक आपके हाथों में हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।